बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का सेकंड लेक्चर है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, यानी कि रियासत और उसके अज्जा। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर रियासत बनाती हैं, या यूँ कह लें कि एक रियासत में कौन कौन से एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब रियासत को मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, जैसे पाकिस्तान भी एक रियासत है, चाइना भी एक रियासत है, अमेरिका भी एक रियासत है, रशिया भी एक रियासत है। तो ये क्या चीज़ है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इकट्ठे हो जाएं तो हम ये कहेंगे कि जनाब ये रियासत बन गई है। अब आगे चलने से पहले स्टेट जो लफ्ज़ है इसके मतलब को जानना ज़रूरी है। मीनिंग देखिए कि अ सोसाइटी ऑफ मैन एस्टैब्लिश्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर एंड जस्टिस विद इन अ डिटरमिन्ड टेरिटरी बाय वे ऑफ फोर्स, कि लोगों का एक ऐसा मुआशरा जो कि इस मकसद से बनाया जाए कि वहाँ पर अमन व अमान और इंसाफ कायम किया जाएगा। लेकिन क्या है कि उस मुआशरे के अंदर अमन व अमान और इंसाफ कायम करने की खातिर जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी चीज़ को हम स्टेट कहते हैं। अब देखें, ये एक लफ्ज़ी इसका मीनिंग है कि ऐसा मुआशरा कि जनाब लोगों के दरमियान अमन व अमान इंसाफ। देखिए, मुआशरा एक दिन में नहीं वजूद में आया। इंसान जो है वो वक्त के साथ साथ सीखा है, सोशल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटीज़ का क़याम हुआ है वक्त के साथ साथ। शुरू से ऐसे नहीं था जैसे आज के दौर में इंसान अकेला रहता था, छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ अवेयरनेस जनरेट हुई और लोगों ने जो है वो सोसाइटीज़ की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। अब देखें, याद रखें, जब भी आप किसी सोसाइटी की शक्ल में रहते हैं तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको कुछ असूल व ज़वाबित तय करने पड़ते हैं। कुछ मामलात हैं जो पहले से स्टैंडर्डाइज करने पड़ते हैं आपको, ताकि जो है उस सोसाइटी के अंदर लोग अमन अमान से रह सकें और सब जो हैं वो इक्वल टर्म्स के ऊपर रह सकें। तो जनाब ये फिर जो है मुआशरा, उसको चलाने के लिए कोई ना कोई फ़ोर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब फोर्स से यहाँ पे क्या मुराद है? यहाँ पर जो लफ्ज़ फोर्स है उसका इशारा पनिशमेंट की तरफ है कि देखें, मुआशरे के अंदर जब भी रहते हुए आप कोई जुर्म करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो कि मुआशरे में काबिल कबूल नहीं होता या उस मुआशरे की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ होता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर क्या होता है कि उस शख्स को सज़ा दी जाती है। ठीक है, तो अब डेफिनेशन देखें कि अ सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट एंटिटी कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स एंड इंजॉयज इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी इज कॉल्ड स्टेट। कि रियासत की डेफिनेशन हमें बताई जा रही है कि एक ऐसा खुद मुख्तार और आज़ाद एंटिटी, ठीक है। अब एंटिटी से यहाँ पर मुराद जो है वो एक ज़ाहिर है कित्ता होगा, ज़मीन का एक टुकड़ा होगा, एक एरिया होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब कैसी है वो जनाब जगह कि वो सॉवरन भी है और इंडिपेंडेंट भी है, अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार भी है और ख़ुद कफ़ील भी है, और इसके अलावा उसके पास क्या कैपेबिलिटी है कि जनाब वो दूसरी रियासतों के साथ जो है रिलेशंस में एंटर हो सकता है, यानी उनके साथ मुआहदे कर सकती है। और इसके अलावा इंजॉयज इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी, और वो क्या है कि बैनुल अक़वामी सतह पर उसका एक अपना तशख़्ख़ुस भी मौजूद है। तो ये तो हो गया इसका लफ्ज़ी तर्जमा। अब आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी रियासत, यानी रियासत को हम रियासत उस वक्त कहेंगे जब वो इस काबिल हो कि वो ख़ुद मुख्तार भी हो, ख़ुद कफ़ील भी हो, और अपने हमसाया ममालिक के साथ या दूसरे ममालिक के साथ जो है वो किसी किस्म के रिलेशंस में एंटर भी हो सकती हो, और बैनुल अक़वामी सतह पर उसको रिकग्नाइज़ भी किया जाए, उसको माना भी जाए कि हाँ जी वाकई ये एक मुल्क है, ये एक रियासत है। तो फिर हम उसको कहेंगे कि ये एक जो है वो स्टेट है।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आप गौर करें कि 4 मेन एलिमेंट्स हैं किसी भी स्टेट को स्टेट होने के लिए। यानी रियासत को रियासत हम तब कहेंगे जब उसके अंदर ये 4 चीज़ें मौजूद होंगी। ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी मिसिंग हुई तो फिर उसको हम रियासत नहीं कह सकते, उसको हम स्टेट नहीं कह सकते। सबसे पहली चीज़ क्या है जी? पीपल, लोगों का होना ज़रूरी है। अब एक खाली ज़मीन है, ठीक है जी, वहाँ पर लोग ही नहीं हैं, तो उसको आप मुल्क नहीं कह सकते। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है कि उसकी एक गवर्नमेंट होगी। अब ये लोग तो रहते हैं, वहाँ की कोई हुकूमत ही नहीं है, तो फिर वो रियासत नहीं हो सकती। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट ज़रूर होगी वहाँ पर। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन कोई ना कोई गवर्नमेंट का वहाँ पर होना ज़रूरी है। फिर उसके अलावा उसकी सॉवरेनिटी का होना भी लाजमी है, ख़ुद मुख्तार हो, किसी के अंडर ना हो, कोई उसके ऊपर काबिज़ ना हो या किसी के ऑर्डर्स ना लेती हो वो। ठीक है। अब जैसे आज़ादी से पहले जो बर सग़ीर पाक हिंद था, ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर थे, तो इन्होंने जो भी मुल्की सतह पर यहाँ पर फैसला करना होता था, उसकी अप्रूवल जब तक बरतानिया से नहीं आती थी, क्राउन जब तक उसकी अप्रूवल नहीं देता था, तब तक वो फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता था यहाँ पर। तो उस वक्त क्या था, इनकी अपनी सॉवरेनिटी नहीं थी। फिर क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। अब जब अलग हुआ तो लोग तो थे, हुकूमत का क़याम भी हो गया, और साथ में इनको क्या मिल गई, सॉवरेनिटी मिल गई, खुद मुख्तारी मिल गई, अपने फैसले ये खुद करने लगे। ठीक है जी, कि किससे कैसे रिलेशंस रखने हैं, किससे नहीं रखने, किस मुल्क के साथ हमने जनाब जो है वो बिज़नेस करना है और किसके साथ नहीं करना, लेबर फोर्स किसके साथ एक्सचेंज करनी है, इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामलात हैं वो कहाँ से आके करने हैं, और इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस की जो मामलात हैं वो किसके साथ करने हैं, किसके साथ नहीं करने। मतलब जितने भी इकोनॉमिक हैं या सिक्योरिटी रिलेटेड डिसीजंस हैं या बिज़नेस रिलेटेड हैं या वर्क फोर्स रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे फैसले करने में ये खुद मुख्तार हो गए, आज़ाद हो गए। ठीक है। तो आज़ादी को अगर मैं सॉवरेनिटी कहूँ तो बात गलत नहीं है। ठीक है। अच्छा, और चौथा एलिमेंट जो है वो किसी भी स्टेट का, वो है टेरिटरी। टेरिटरी से मुराद ये है कि मखसूस उसकी जो है ना एक बाउंड्री हो, कि जनाब उसका एक बाकायदा नक्शा हो जिसमें पता लगे कि ये इसकी शुमाली सरहद इतनी लंबी है, फ़लाँ फ़लाँ मुल्क को टच करती है, जनूबी सरहद इतनी लंबी है, इस मुल्क को टच करती है। ठीक है जी, मशरिक़ वाली तरफ से इसके साथ समंदर लग रहा है, मगरिब वाली तरफ से इसके साथ सहरा लग रहा है। मतलब जो कुछ भी है उसकी जो जोग्राफियाई या जो इलाकाई उसका महलो वकू है, तो वो सारे का सारा जो है उसका वो एक डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है। तो अगर ये 4 एलिमेंट्स, पीपल, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी और टेरिटरी, ये 4 चीज़ें अगर कहीं पर पाई जाएंगी किसी इलाके में, किसी जियोग्राफिकल लैंड में, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जियोग्राफिकल लैंड सिर्फ एक आम ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक रियासत है। क्यों? क्योंकि इसमें लोग भी हैं, इसकी अपनी हुकूमत है, इसकी खुद मुख्तारी है, इसकी डिफाइंड टेरिटरी है और इसकी इंटरनेशनल पर्सनालिटी भी है, लोग इसको रिकग्नाइज भी करते हैं। ठीक हो गया। तो ये 4 मेन एलिमेंट्स हैं इसके। अच्छा, इसके बाद जनाब बात आती है कि कोई भी रियासत जो है वो जब बनाई जाती है तो वो क्यों बनाई जाती है, या उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या फ़ायदे हैं, रियासत ने करना क्या होता है बेसिकली। देखें ना, इतने लाख या इतने करोड़ लोगों में से चंद लोगों को हम उठाकर वोटिंग के थ्रू या किसी भी सिस्टम के थ्रू जो है वो हुक्मरान मुकर्रर कर देते हैं और वो हुकूमत चलाते हैं, गवर्नमेंट का निज़ाम चलाते हैं। क्यों बनाते हैं ये सारा कुछ? इतने लोगों में से चंद लोगों को चूज़ करने का मकसद क्या है, कि वो क्या करें या रियासत को किस तरीके से चलाएं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपके सामने हैं कि एक तो इसके अंदर पब्लिक वेलफेयर होती है, दूसरी मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, तीसरे नंबर पर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स है, चौथे नंबर पर वेलफेयर ऑफ वीक एंड पुअर है, पाँचवें नंबर पर पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ पीपल, छठे में इकोनॉमिक वेलफेयर है, और सेवन्थ और लास्ट पॉइंट क्या है कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दोनों इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। अब इन पॉइंट्स को जो है वो हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि पहला फंक्शन जो है ना स्टेट का वो है पब्लिक वेलफेयर, कि रियासत की सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे बुनियादी जिम्मेवारी ये है कि इसने अपने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है।
ये किसी भी रियासत का सबसे अहम काम होता है। दूसरी क्या चीज़ है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि किसी भी रियासत के अहम तरीन फंक्शंस में से एक अहम ये है कि उसने अपने इलाके में, अपनी हदूद में, अपनी सरहदों के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती करनी है उसने, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन भी करना है, इस्टेब्लिश भी करना है, अपग्रेड भी करना है, अमेंड भी करना है, ठीक है, कि उसने अपने मुल्क के अंदर जो है वो कानून की बालादस्ती भी कायम करनी है, कानून को लागू भी करना है, उसने नए कवानीन भी बनाने हैं और पुराने कवानीन को अपग्रेड भी करना है वक्त और हालात की ज़रूरियात के मुताबिक। तो ये काम किसने करना है? रियासत नहीं करना है ना। पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, तो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो कवानीन कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। चलें अभी फ़िलहाल हम आसान लफ्ज़ों में कहते हैं जी हुकूमत बनाती है। कवानीन जो है वो हुकूमत बनाती है, उन पे अमल दरामद कौन करता है, करवाता है? हुकूमती अदारे करवाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी पुलिस हो गई। अच्छा, अब उसके अलावा जो है उन कवानीन को ना मानने पर सज़ा देने का भी एक पूरा सिस्टम है जो आपके जुडिशरी का सिस्टम है। अच्छा, अब और इसके अलावा नए नए कवानीन भी बनाए जाते हैं, कोई नई चीज़ें सामने आती हैं वक्त के साथ साथ, तो उस हवाले से लेजिस्लेशन की जाती है। और इसके अलावा पुराने कवानीन में अमेंडमेंट्स की जाती हैं, आपने अक्सर सुना होगा, तरमीम की जाती हैं, वक्त के साथ साथ उसको अपग्रेड किया जाता है। तो ये सारा काम जो है ये रियासत का है। फिर इसके अलावा एक और जो बड़ी अहम चीज़ है वो है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, कि जो इंडिविजुअल हैं, जो अफराद हैं, जो फ़र्द है, जो अकेला शख्स है, यानी हर शख्स जो किसी रियासत का बाशिंदा है या वहाँ का शहरी है या वहाँ की उसके पास जो है वो परमानेंट रेजिडेंस है, या उसको आप उस मुल्क का जो है वो कहते हैं कि जी ये इस मुल्क का जो है वो शख्स है, ये यहीं का बाशिंदा है, तो उसके जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। कि जनाब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें कुछ बुनियादी हकूक़ फ़राहम करता है, और ना सिर्फ फ़राहम करता है बल्कि उनकी हिफाजत भी करता है। अब वो ज़ाहिर है आइन जो है वो आपकी रियासती इदारों ने ही बनाया ना बैठ के, आइन कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ तो नहीं है ना, मैन मेड लॉज हैं। हाँ ठीक है, वो पाकिस्तान के अंदर डिवाइन लॉज को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं, कुछ चीज़ें उसमें इस्लामिक भी डाली गई हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो जो हैं वो मैन मेड लॉज हैं। तो जो प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल राइट्स की अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें क्या क्या आ जाता है, तो आपके तमाम फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू लाइफ है, ज़िंदगी का हक़ है, कोई भी शख्स किसी को बिला वजह ज़िंदगी से महरूम नहीं कर सकता। इसके अलावा राइट ऑफ सेफ्टी है कि कोई भी शख्स किसी दूसरे इंसान को बिला वजह चोट नहीं पहुंचा सकता, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी चीज़ें नहीं चुरा सकता। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस है वो पामाल नहीं किया जा सकता। इज़्ज़त का हक़ है, कोई बिला वजह किसी को बेइज्जत या डीफेम नहीं कर सकता, किसी पर झूठे इल्ज़ामात नहीं लगा सकता। और फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोफेशन है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी लीगल प्रोफेशन अडॉप्ट करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से राइट्स हैं कि जी रिलीजन के हवाले से हैं या रिलीजियस एक्टिविटीज़ के हवाले से हैं, और एजुकेशन का राइट है, और हेल्थ के हैं, वो जितने भी ये हैं। तो इन तमाम इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इनकी हिफाजत करना, ये किसका काम है? ये रियासत का काम है। इसके साथ साथ और क्या काम है कि वेलफेयर ऑफ वीक एंड पुअर, के मुल्क के अंदर जितने भी कमज़ोर लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके लिए भी तो काम करना रियासत ने है ना। वो रियासत ही उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ इक़दामात करेगी, कुछ उनके लिए जो है कुछ यूँ कह लें कि कुछ सब्सिडीज़ बनाएगी, कुछ सब्सिडियाँ देगी उनको। मुख्तलिफ़ तरीके हो सकते हैं ना, सब्सिडी तो एक एग्ज़ाम्पल हो गई, ठीक है। तो गरीब लोगों के लिए जैसे फ्री हॉस्पिटल्स हैं, या कोई जनाब हेल्थ का कोई सिस्टम बना देते हैं, या एजुकेशन का फ्री सिस्टम है, या जनाब यूटिलिटी स्टोर पे जैसे गरीब लोगों के लिए होता है कि जी वहाँ पे सब्सिडाइज्ड रेट पे रियायती कीमतों पर चीज़ें दस्तयाब होती हैं। तो ये सारे काम भी जो हैं वो स्टेट के फंक्शंस हैं। इसके अलावा बात करें पॉलिटिकल वेलफेयर की, तो देखें सियासत जो है वो हमने पिछले लेक्चर में शायद बात की थी इस हवाले से कि जनाब जो सियासत है वो किसी भी मुल्क के अंदर भी होती है और बैनुल अक़वामी सतह पे भी होती है। तो अब जो मुल्क में लोग रहते हैं
कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क है, कोई अनपढ़ है, कोई पंचर लगाता है, कोई वेल्डर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है। तो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। अब हर बंदे को तो नहीं पता कि सियासत क्या होती है, या सियासत के अंदर जो फ़ैसले लिए जाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए। तो जाहिर है इसके लिए कुछ ना कोई एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी हुई भी हो, पॉलिटिक्स का तजर्बा भी रखते हों। तो लोगों की जो पॉलिटिकल वेलफेयर है उसका ज़िम्मा उठाना भी रियासत का काम है। लेकिन जो आपके खारजा ताल्लुकात हैं या सिफारती ताल्लुकात हैं डिफरेंट ममालिक के साथ, वो आप या मैं तो नहीं समझ सकते ना। हम एक अंदाज़े तो लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज है हमारी इस हवाले से कि जी दोस्त ममालिक हैं तो उनके साथ हमने कैसा वो रखना है हिसाब किताब, और जो जिनके साथ ज़रा हमारे स्ट्रिंजेंट किस्म के ताल्लुकात हैं उनके साथ हमने कैसे डील करना है, ठीक है ना। लेकिन हम एग्जैक्टली हर चीज़ को डील नहीं कर सकते, उसके लिए हमें मिनिस्टर चाहिए, ठीक है, एक ऐसा शख्स जो हाईली क्वालिफाइड भी हो और तजर्बा भी रखता हो उस हवाले से, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, वो जो भी फैसले करता है सियासी सतह पर, वो इस मकसद से किए जाते हैं कि जनाब लोगों के फ़ायदे के अंदर जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाए। तो ये सारा काम करना भी ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से इकोनॉमिक वेलफेयर की अगर हम बात करें कि लोगों का मुआशी जो फ़ायदा है या जो उनकी मुआशी फलाह व बहबूद है, उसके लिए काम करना भी रियासत का काम है, रियासत की जिम्मेदारी है, ठीक है। रियासत ने कुछ ऐसी टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनानी है, कुछ ऐसी फिस्कल पॉलिसीज़ बनानी है कि जिसके थ्रू मुल्क के अंदर एफिशिएंटली रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके, और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। इक्वल तो खैर पॉसिबल नहीं होती, ये तो नहीं हो सकता कि तमाम लोगों के को बराबर ही पैसा बांट दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसा सिस्टम ज़रूर बनाया जा सकता है, ये बनाया जाता है, या यूँ कहें कि रियासत की जिम्मेदारी होती है कि ऐसा सिस्टम बनाए कि पैसा चंद हाथों में ना घूमता रहे, ठीक है। ये ना हो कि अमीर अमीर से अमीर तर ही होता चला जाए और गरीब आदमी जो है उसको खाने पीने का भी इशू फेस करना पड़े, ऐसा नहीं। तो ये जो इकोनॉमिक वेलफेयर है ये भी जो है वो मेंटेन करना, इस्टेब्लिश करना, अपग्रेड करना, ये सारा फंक्शन है स्टेट का। और इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लोगों के जान और माल की हिफाजत करना, अंदरूनी तौर पर अंदरूनी ख़तरात से भी और बैरूनी ख़तरात से भी, ये भी आपकी रियासत की जिम्मेदारी है। जो आपके अंदरूनी ख़तरात हैं उनसे आपको बचाने के लिए पुलिस वगैरह इस किस्म के इदारे हो गए या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है जी। तो ये आपको इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी फराहम करते हैं। और एक्सटर्नल दुश्मन से जो है वो आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गई, आर्मी हो गई, रेंजर्स हो गए, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, ये सारे जो हैं वो क्या करते हैं, ये वो इदारे हैं जो हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स से बचाते हैं। तो ये इदारों का क़याम और इन इदारों को चलाना और इन इदारों को मजबूत बनाना, ये भी रियासत की जिम्मेदारी है। अब जाहिर है अगर किसी भी मुल्क की एक्सटर्नल सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी ताकतवर दुश्मन जो है उस पर चढ़ दौड़ेगा, कब्ज़ा कर लेगा या तबाही मचा देगा। या अगर किसी भी रियासत के अंदर इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होगा तो लोगों की जान और माल की कभी भी जो है वो हिफाजत नहीं हो सकेगी, लोग डरेंगे घरों से निकलते हुए, इवन घर के अंदर भी लोग गैर महफूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी फराहम करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। इसके बाद बात आ जाती है काइंड्स ऑफ स्टेट की, कि कितनी किस्म की रियासतें होती हैं। तो 7 काइंड्स हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली है जी फेडरेशन, फिर कॉन्फेडरेशन, फिर कंडोमिनियम, फिर वासल स्टेट, देन आ गई प्रोटेक्टोरेट स्टेट, फिर आगे न्यूट्रल स्टेट और आखिर में आ गई न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। अब ये 7 स्टेट्स की हमने बात की, अब बारी बारी देखते हैं कि ये 7 स्टेट से क्या मुराद है। सबसे पहली चीज़ है जी फेडरेशन। फेडरेशन क्या है कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है कि जिसके अंदर 2 लेवल्स पर जो है ना वो गवर्नमेंट मौजूद होती है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो काम कर रहे होते हैं और मिल बैठ कर जो है वो
जो लेजिस्लेशन है, जो लॉ मेकिंग की पावर्स हैं, उनको वो यूटिलाइज भी कर रहे होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान जो है ये एक फेडरेशन है, कैसे कि जितने इसके सूबे हैं वो तमाम के तमाम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में, अपने इंतज़ामी अमूर में ख़ुद मुख्तार हैं, लेकिन मुल्की सतह पर जब भी कोई पॉलिसी या कानून बनाना होता है तो वो वफाक के साथ मिल के बनाया जाता है, इस्लामाबाद के साथ मिल के मुशावरत से बनाया जाता है। तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है इसको आप कहते हैं कि ये फेडरेशन है। फिर अगली जो काइंड है स्टेट की वो है कि जनाब ये कॉन्फेडरेशन। अब कॉन्फेडरेशन क्या चीज़ है कि परमानेंट यूनियन ऑफ सॉवरन स्टेट्स फॉर सर्टेन कॉमन पर्पसेस, कि जनाब जो आपकी सॉवरन स्टेट्स हैं, जो पहले से खुद मुख्तार रियासतें हैं, वो क्या करती हैं, वो परमानेंटली जो है ना वो आपस में गठजोड़ कर लेती हैं, या एक किस्म का वो आपस में जनाब एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लेती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है ना, इनकी कोई इंटरनेशनल पर्सनालिटी नहीं होती। ठीक है, कोई मतलब इंटरनेशनली बैन अल-अक़वामी सतह पर इनको कोई ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं करते वो एज अ रियासत। इनमें किसी ना किसी एलिमेंट की कुछ कमी होती है, तो फिर वो क्या करते हैं कि दो लोग मिल जाते हैं। ठीक है, दो स्टेट्स मिल जाती हैं तो वो मिलकर जो है ना कोऑर्डिनेशन डेवलप कर लेती हैं और फिर वो कॉन्फेडरेशन कहलाती है। अब कॉन्फेडरेशन के कुछ मेरिट्स भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अब देखें, मेरिट्स की अगर बात की जाए तो कॉन्फेडरेशन में चूँकि दो या दो से ज़्यादा रियासतें जो हैं वो मिलकर एक बना लेती हैं जनाब कॉमन पर्पसेस के लिए परमानेंट यूनियन बना लेती हैं, तो उससे ये होता है कि वो अकेले तो कमज़ोर होते हैं लेकिन जब मिल जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं, तो किसी भी पावरफुल एनिमी के अगेंस्ट जो है उनको एक किस्म का सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है जी, और इसके अलावा क्या है कि जो फॉरेन रिलेशंस हैं या जो म्यूचुअल पॉलिटिकल कमर्शियल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रियासतों के दरमियान आ जाते हैं वो सस्ते अंदाज से जो है ना वो रिजॉल्व हो जाते हैं। मतलब जाहिर है जब दो ममालिक मिलकर एक की हैसियत से काम करेंगे तो जितने भी उनके अखराजात होंगे बैन अल-अक़वामी सतह पर, वो अखराजात दो बराबर हिस्सों में जो है वो आमतौर पे तकसीम हो जाएंगे। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं फॉरेन रिलेशंस के हवाले से वो कम हो जाते हैं। अब डीमेरिट्स की बात की जाए तो जनाब डीमेरिट्स की बात में सबसे पहली चीज़ है लैक ऑफ सॉवरेनिटी। देखें, दो सॉवरन मुल्क जब मिलकर इकट्ठे तो हो गए लेकिन दोनों अपने आप में जो है सॉवरन थे, दोनों खुद मुख्तार थे, तो एक दूसरे की बात को वो मुश्किल ही मानते हैं। वो कहता है भाई मेरी बात मान लो, मैं सॉवरन हूँ, वो कहता तुम हो तो हम भी हैं। ठीक है, तो इस किस्म के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हैं इनका सामना भी करना पड़ सकता है। और क्या है कि मेंबर स्टेट्स जो हैं वो सॉवरन होती हैं और उनकी वो ज़ाहिर खुद मुख्तार होती हैं, तो वो मिल के जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी फैसला करते हैं या जो भी हल निकालते हैं किसी मसले का, उस पर अमल करने के वो फुली पाबंद नहीं होते। उनकी मर्ज़ी होती है कि वो उस पर अमल दरामद करें मसले के हल पर या ना करें। भी फ़र्ज़ करें पंजाब और सरहद दो सॉवरन स्टेट्स हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करते हैं, तो ये दोनों मिल के एक जो है वो कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं। अब कोई ऐसा मसला आया जिस पर इन दोनों ने बैठ के मुशावरत की और एक नतीजा निकाला कि अब से न है ना हम ये एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। अब पंजाब हो या सरहद हो, दोनों अपने आप में खुद मुख्तार हैं, तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। चलो फैसला तो उन्होंने कर लिया कि हम ये नया रास्ता इख्तियार करेंगे। अब उनकी मर्ज़ी है कि उस नए रास्ते को किस हद तक इख्तियार करते हैं। पंजाब जो है वो सरहद को नहीं कह सकता कि जी तुम ये करो, क्योंकि वो उस पर अफसर नहीं लगा हुआ, दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये सरहद जो है वो पंजाब को नहीं कह सकता। तो कॉन्फेडरेशन के अंदर ये इस किस्म के मसाइल आ सकते हैं। कोई मिलिट्री फोर्स नहीं होती इनकी अपनी, ठीक है जी, कॉन्फेडरेशन में ये एक बड़ा मसला होता है। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की कि इनकी कोई ना कोई चीज़ में कमी होती है जिस वजह से ये मिलकर कॉन्फेडरेशन बना लेते हैं। और इट ऑल्सो डज़ नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। इनके पास एक दूसरे के ऊपर या जर्नली टैक्स इम्पोज करने की कोई पावर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि कॉन्फेडरेशन में दोनों या दो से ज़्यादा जितने भी लोग मिले हैं, जितने भी सॉवरन्स मिले हैं, वो सारे के सारे सॉवरन्स हैं।
वो एक दूसरे के ऊपर किसी किस्म की टैक्स की इम्पोजिशन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उसके बाद जनाब आता है काइंड ऑफ स्टेट में नेक्स्ट जो काइंड आ रही है वो है कंडोमिनियम। कंडोमिनियम क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा रियासतें किसी ख़ास टेरिटरी के ऊपर अपना जो है ना वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कि ये कंडोमिनियम है। इसकी एग्जांपल आपके सामने कि इंग्लैंड और फ्रांस जो है वो एक जगह है, एक टेरिटरी, उसका नाम है न्यू हेब्रिडाइज। उसके ऊपर जो है वो उनका कंट्रोल है, वो इंग्लैंड का भी कंट्रोल है, फ्रांस का भी कंट्रोल है। अब दो सॉवरन स्टेट्स का एक जगह के ऊपर जो कंट्रोल है तो इस ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि जो जिसके ऊपर कंट्रोल होगा उस जगह को हम कहेंगे कि ये कंडोमिनियम है। अच्छा जी, वासल स्टेट से क्या मुराद है कि ऐसी रियासत जो कि अपने अंदरूनी मामलात में तो खुद मुख्तार हो लेकिन बैरूनी मामलात के अंदर किसी दूसरी रियासत पर जो है इन्हसार करती हो, तो उसको हम वासल स्टेट या सेमी सॉवरन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, कि ये जुज़वी तौर पर खुद मुख्तार है, टोटली खुद मुख्तार रियासत नहीं है। इसके अलावा जो काइंड है वो है प्रोटेक्टोरेट स्टेट, एक ऐसी रियासत जो अपने सिक्योरिटी के, डिफेंस के जो मामलात हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो किसी दूसरी रियासत के हवाले कर देती है, तो उसको हम कहेंगे कि ये प्रोटेक्टोरेट स्टेट है। तो इसकी एग्जांपल आप यूँ देख लें कि जैसे फ़र्ज़ करें कि सऊदी अरब अगर पाकिस्तान को कहता है कि जनाब हमारा जो डिफेंस है, हमारी सरहदों की हिफाजत आपने करनी है, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब जो है वो प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहलाएगी कि इसने अपना जो डिफेंस है, जो अपनी सिक्योरिटी है, वो पाकिस्तान के हवाले कर दी है। तो ऐसी रियासत को हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट कहते हैं। इसके बाद जनाब आगे न्यूट्रल स्टेट। न्यूट्रल स्टेट एक ऐसी रियासत के जंग के दौरान जो किसी का भी साथ न दे, बल्कि जो मुमालिक आपस में लड़ रहे हों उनके साथ, उन दोनों के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस हों, तो उसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रल स्टेट है। एक ऐसी रियासत है जो कि गैर जानिबदार है, इसने किसी के भी साथ नहीं दिया बल्कि दोनों के से मामले में खामोशी इख्तियार किया। फिर एक आ गई कि जनाब ये आपकी न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। काइंड ऑफ स्टेट में लास्ट काइंड है न्यूट्रलाइज्ड स्टेट, एक ऐसी रियासत जिसकी इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी जो है वो बड़े बड़े मुल्क माने तो सही, लेकिन माने किसी एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है, कि कोई मुआहदा करें, तो फिर ऐसी स्टेट को हम कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइज्ड स्टेट। अभी फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश को बैनुल अक़वामी सतह पर कोई भी मुल्क नहीं मानता, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, बांग्लादेश वाले नाराज़ ना हो, फ़र्ज़ कर लें। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो कहते हैं जी कि हम आपको रियासत मानेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है? हमारी ये शर्त है कि आप हमारे साथ ये मुआहदा करें कि आप किसी मुल्क के ख़िलाफ़ जंग नहीं करेंगे, आप वॉर को इनिशिएट नहीं करेंगे, जंग स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अपना जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ख़ुद जंग किसी पर लागू नहीं करेंगे, किसी पर मुसल्लत नहीं करेंगे। तो अब क्या है कि ये एग्रीमेंट के थ्रू उसको माना जा रहा है कि हाँ ठीक है, आप अगर ये एग्रीमेंट हमारे साथ मानते हैं, अगर इस एग्रीमेंट में आप एंटर होते हैं, तो फिर जो है ना हम आपको रियासत तस्लीम कर लेंगे। तो आखिर में जनाब कंक्लूड करते हैं आज के इस लेक्चर को कि वो ये कि रियासत जो है ना उसका जो इम्पोर्टेंस है पॉलिटिकल साइंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिक्स है वो रियासत में ही घूम रही होती है, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हुए रियासत के बारे में जाने बगैर अच्छे तरीके से पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते। और वैसे भी लोग आज के दौर में, मॉडर्न एरा में, मुल्क में ही रह रहे हैं, ममालिक में रह रहे हैं, ठीक है। तो अब जो भी जगह है वो कोई ना कोई रियासत ही कहलाती है, तो इसलिए रियासतों को स्टडी करना ज़रूरी है। ये जनाब आज का लेक्चर था। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो वो जनाब ईमेल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।